दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल बी गुड। सब बढ़िया होंगे। और हम लोग एक्चुअल में आज डेथ बी नॉट प्राउड रिटन बाय जॉन डन ये पोएम करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया पोएम है, तो इसको हम करेंगे बच्चों। और ये तो ऐसी पोएम है जो कि क्योंकि बहुत फेमस पोएम है, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में ये होगी, है ना। तो इसको करते हैं हम लोग। तो पहले थोड़ा सा जॉन डन के बारे में जान लेते हैं। अब जॉन डन तो वैसे इतने पॉपुलर पोएट रहे हैं ना। जॉन डन कब 1572 में इनका जन्म हुआ था एंड 1631 में डेथ हुई थी। तो ये बेसिकली पहली बात तो ये जो सेकंड जनरेशन ऑफ एलिजाबेथन राइटर्स थे ना, उनमें ही काउंट किए जाते हैं। क्योंकि देखो एलिजाबेथन एज स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 1558 के समथिंग एंड 1603 तक चलती है, मतलब लगभग, मतलब मोटा मोटा आइडिया इतना कि इतना एलिजाबेथन एज थी। तो ये 1572 में पैदा हुए, तो कह सकते हो सेकंड जनरेशन ऑफ जो एलिजाबेथन एज थी ना, स्टार्टिंग के तो जो एलिजाबेथन एज के थे ये मार्लो वगैरह ये, और फिर बाद में सेकंड जनरेशन में हम शेक्सपियर वगैरह इनको काउंट करते हैं। तो उनमें से ये भी थे। बट इनकी जो पोइट्री थी ना, और देखो एक मोटी चीज, पूरा 15 एंड 16 सेंचुरी, यानी कि 1500 टू अर्ली से मतलब 1660 तक, यानी लगभग लगभग 150 साल 160 साल तक, ये जो पूरा पीरियड था ना 1500 से 1660 तक का, ये एक्चुअल में था लिटरेचर में रेनेसा पीरियड। क्या था? रेनेसा रेनेसा पीरियड था ये लिटरेचर के अंदर, यानी पुनर्जागरण वाला पीरियड। तो ये कह सकते हो कि ये सब के सब जो एलिजाबेथन थे ये इस रेनेसा पीरियड में आते थे। जॉन डन की स्पेशलिटी ये भी थी कि ये मेटाफिजिकल पोएट थे, और एक्चुअल में अब इन्होंने तो कुछ डिक्लेयर किया नहीं कि मैं मेटाफिजिकल पोएट हूँ। बाद के जो स्कॉलर्स रहे हैं ना, क्रिटिक्स रहे हैं, उन्होंने इनको बताया, उनको मतलब इनको डिफाइन किया कि ये मेटाफिजिकल है। और इसमें जो सबसे ऊपर है वो जॉन ड्राइडन है एक्चुअल में। ड्राइडन ने फर्स्ट टाइम कहा था इनको दैट जॉन डन की जो पोएम है ना वो मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करती है। मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करने का मतलब है मेटा। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। क्या होता है? बियॉन्ड यानी परे। और फिजिक्स मतलब भौतिकी, यानी जो भौतिक संसार है उसके परे कुछ हो, वैसी कोई चीज। यानी इनकी पोएट्री भौतिक संसार से लिंक करती है, मतलब उसके परे चीजों से लिंक करती है। तो इनकी पोएट्री में अक्सर क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, इस तरह के होते हैं कि भाई आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ दो चीजें मतलब इनडिफरेंट, बिल्कुल ही अलग, जिनका कोई मतलब कंपैरिजन नहीं हो सकता, उनको ये कंपेयर कर देते हैं और बाद में उसका इंटरप्रिटेशन निकालते मीनिंग निकालते हैं, तो वो बात कंपैरिजन सही भी साबित होता है। मतलब हम सोचेंगे यार ये दो चीज ऐसे कैसे कंपेयर कर दी, और उनको कहीं मतलब आउटर वर्ल्ड में, बिल्कुल बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड, उसके बाहर कंपैरिजन करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देंगे। जब पोएम पढ़ेंगे जब पता चलेगा ना, समझ में जब बेटर आएगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री एक्चुअली में कैसे, मतलब वो कैसे इसमें मेटाफिजिकल कंसीट होते हैं, कैसे मेटाफर्स होते हैं ना। तो अभी हम लोग टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ, और ये जो पोएम है डेथ बी नॉट प्राउड, एक्चुअल में ये 1633 में आई थी, क्योंकि देखो 1631 में जॉन डन की डेथ हो गई थी। उसके बाद में इनकी 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स करके एक कलेक्शन आया था इनकी डेथ के बाद में पोस्टhumously। उस कलेक्शन में ये पोएम आई थी, कौन सी? डेथ बी नॉट प्राउड। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। डेथ बी नॉट प्राउड though some have called thee straight away very in the very first line personification यूज किया है कवि ने। क्या किया है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण या व्यक्तिकरण। डेथ डेथ इज ए नॉन लिविंग थिंग ऑब्वियसली, तो उसको एक लिविंग पर्सन, एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। डेथ से बोला है कि बी नॉट प्राउड, कि घमंड मत करो। घमंड कौन करता है? इंसान करता है, डेथ थोड़ी ना कर सकती है घमंड, डेथ तो नॉन लिविंग थिंग है। तो पर्सोनिफिकेशन जब किसी जानवर को या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग को हम ह्यूमन ट्रेट्स दे दें, इंसानी गुण दे दें उसमें, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो देखो, डेथ को प्राउड बता दिया, जैसे कोई इंसान प्राउड हो, है ना। तो डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ तुम प्राउड मत हो। दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें क्या कहा है? माइटी एंड ड्रेडफुल, शक्तिशाली और भयानक। यानी कि डेथ तुम घमंड मत करो, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें शक्तिशाली और भयानक कहा है। अब देखो इसी लाइन में एक और चीज यूज करिए, वो है अपोस्ट्रोफी। क्या यूज किए? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है? अपोस्ट्रोफी ऐसा होता है कि आप एक सीमिंगली नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन, मतलब वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
ऐसे किसी पर्सन को संबोधन कर रहे हो और आपको पता है कि सामने वाला रिप्लाई नहीं करेगा, तो यहाँ देखो डेथ को पहले तो पर्सनिफाई कर दिया, एक पर्सन का ट्रीट कर दिया, और उसके बाद में फिर उसको संबोधित करते हुए बोल रहा है कि डेथ घमंड मत करो। तुम्हें मतलब कुछ लोगों ने कहा होगा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, भयानक हो, बट कहने का मतलब राइटर ये कहना चाहता है तुम हो नहीं। तो एक तरह से वो डेथ को सीधा संबोधन कर रहा है और उसको पता है डेथ की तरफ से रिप्लाई तो आएगा नहीं, है ना। तो इस तरह से एक तरह से अपोस्ट्रोफी यूज हो गई है ना। तो पहली दो लाइन में देखो दो फिगर ऑफ स्पीच आ गई, पर्सनिफिकेशन एंड अपोस्ट्रोफी। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर दाउ आर नॉट सो, ये टीएच दाउ मतलब यू ओल्ड इंग्लिश में, और ए आर टी आर्ट नहीं है, ये कला नहीं है, आर्ट मतलब ए आर ई आर। फोर दाउ आर नॉट सो, फोर यू आर नॉट सो, सिंपली बोलो तो ऐसे। तो डेथ तुम घमंड मत करो, तुम्हें बहुत माइटी और ड्रेडफुल कहा गया है कुछ लोगों के द्वारा, पर तुम ऐसे नहीं हो। यू आर नॉट सो, तुम ऐसे नहीं हो। फॉर दोज whom you think you does overthrow। अब देखो फॉर दोज, अब जिन लोगों के लिए तुम्हें ऐसा लगता है, whom thou think यानी whom you think, you does overthrow, you dost does, ओके, you does overthrow, you do overthrow। पहले वैसे only do वर्ड हुआ करता था, does का तो बाद में इस्तेमाल होने लगा है, तो you do overthrow, और you वैसे उसके साथ में do आता है, ठीक है। तो फॉर दोज whom you think you do overthrow, यानी तुम्हें जो लगता है ना कि जिसको तुमने ओवरथ्रो कर दिया है, ओवरथ्रो मतलब मार दिया है, उखाड़ फेंका है, यानी तुम्हें लगता है कि तुमने इंसान को मार दिया है, ये इंसान मर चुका है, तुम्हें ऐसा लगता है, ठीक है। डाई नॉट पुअर डेथ, वो मरते नहीं है, बेचारी डेथ। देखो डेथ का फिर से ये भी एक तरह से आप वो अपोस्ट्रोफी यूज किया जा रहा है यहाँ पे, उसको संबोधन किया जा रहा है, उसको पता है रिप्लाई तो मिलेगा नहीं, तो और चिढ़ाते हुए बोल रहा है, बड़े ही मतलब टीजिंग मैनर में डिग्रेड करते हुए बोल रहा है कि भाई डाई नॉट, मरते नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने जिन लोगों को मार दिया एक्चुअल में वो मरते नहीं है, पुअर डेथ, बेचारी डेथ। नॉर यू कैन यू किल मी, और ना ही तुम मुझे मार सकती हो। नॉर येट कैन यू किल मी, और ना ही तुम मुझे मार सकती हो। मतलब तुम्हें जो लगता है कि तुमने उस इंसान को मार दिया, उसको मार दिया, इतनी दुनिया को मार दिया, एक्चुअल में वो मर ही नहीं है, और ना ही तुम मुझे मार सकती हो। अब कवि तो खुद के ऊपर लेके बोल रहा है, भाई पर्सनली भी ले ले, मेरे को मार के देखो मेरे को भी नहीं मार सकते तुम। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी, मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताता हूँ। फॉर दोज whom you think you does overthrow, इसमें देखो फॉर ओ ओ ओवरथ्रो ओ ओ ओ ओ ओ और ओ, लगातार 4 बार ओ साउंड की रिपीटेशन हो रही है एक ही लाइन में, यह है असोनेंस। जब ओ क्या है, वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड का रिपीटेशन हो तो असोनेंस होता है, ठीक है। फिर देखो, तो यहाँ पर क्या यूज हो गया, असोनेंस हो गया ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी। अब एक कंपैरिजन करके बोल रहा है कि देखो जब सामने वाले को आपको नीचा दिखाना है, तो उसमें जो गुण है या फिर जो उसकी स्पेशलिटी है उसको आपको दबाना पड़ेगा किसी और से तुलना करके। तो क्या बोल रहा है, देखो फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, कि जो रात में हम सोते हैं या आराम करते हैं, विच बट दाई पिक्चर्स भी, वो भी तो तुम्हारे ही रूप है, तुम्हारी पिक्चर्स हैं। यानी कि सोना, आराम करना, ये भी तो एक तरह से तुम्हारे ही रूप लग रहे हैं मुझे तो, क्योंकि डेथ में भी तो इंसान सो ही जाता है। तो मतलब अब सोना और आराम करना तो एक प्लेजर वाली थिंग है ना। बट राइटर ने इन दोनों चीजों को डेथ से तुलना कर दी कि देखो तुम कैसे, तुम पावरफुल हो, कैसे तुम अलग हो। सोना और क्या बोलते हैं, आराम करना तो हम आए दिन करते ही रहते हैं, बेसिकली रेस्ट एंड स्लीप इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो और ये तुम्हारी तो पिक्चर है, तुम भी तो सुलाती हो लोगों को। मच प्लेजर, और ये उल्टे ज्यादा प्लेजर देते हैं। रेस्ट और स्लीप क्या है, अधिक प्लेजर देते हैं, अधिक, और तुम तो प्लेजर भी नहीं देती हो, इसका मतलब ये ज्यादा बेटर है ना, ये ज्यादा पावरफुल है जो प्लेजर दे रहे हैं लोगों को। तो हाउ कैन यू बी सो प्राउड, तो तुम कितने प्राउड किस चीज पे कर रहे हो। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो एंड सूनेस्ट आवर बेस्टमैन विल दी डू गो। अब देखो वो एक तरफ से तो तुलना कर दी उसने, रेस्ट एंड स्लीप जो है ना वो तुम्हारी पिक्चर्स हैं और वो तुमसे ज्यादा प्लेजर देते हैं। किससे, देन फ्रॉम दी, तुमसे, मच मोर मस्ट फ्लो, और अधिक मतलब अधिक आनंद देते हैं, आनंद अधिक मतलब हमको खुश कर रखते हैं। एंड सूनेस्ट और बेस्ट मैन विद दी डू गो, परंतु क्या होता है कि हमारे जो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, यानी इंसान में जो हम अक्सर बोलते हैं ना कि भला व्यक्ति था, हम अक्सर बोलते हैं भले व्यक्ति को भगवान जल्दी उठा लेता है, वो जल्दी गुजर जाते हैं, तो उसके लिए बोल रहा है सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन, की पर हमारे जो सबसे अच्छे लोग हैं ना वो अक्सर तुम्हारे साथ में जल्दी चले जाते हैं, विद
डू मतलब विद दी डू गो, दी मतलब तुम्हारे साथ में, डू गो वो तुम्हारे साथ में जल्दी ही चले जाते हैं, यानी गुजर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं बेसिकली। ये ऐसा इसलिए बोल रहा है राइटर, क्योंकि वो बता रहा है कि अब जो ये लोग तुम्हारे साथ चले जाते हैं, तुम्हें लगता है कि तुमने उनको मार दिया है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। क्योंकि ये लोग तो क्या है, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, ये तो उनकी जो हड्डियां हैं, आत्मा नहीं, आत्मा तो भी आगे आएगी रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, ये तो जो उनकी हड्डियां हैं उनको आराम मिलता है बल्कि, एंड सोल्स डिलीवरी, और जो उनकी आत्मा है ना, इसको तृप्ति मिल जाती है, मतलब वो मुक्त हो जाती है। तो इसमें बुरा क्या है, हड्डियों को आराम मिल रहा है और आत्मा मुक्त हो गई। तो तुमने कहा मारा, क्या बुरा हुआ, कुछ नहीं, किस बात पे घमंड, तुमने क्या उखाड़ लिया हमारा। मतलब कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा राइटर, इधर चढ़ाते हुए उसको टीज करते हुए बोल रहा है कि देखो भाई, तुम्हारी पिक्चर्स तुम्हारे जीवन के आम लाइफ में रहती हैं, स्लीप एंड रेस्ट, हम आए दिन सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, स्लीप सोते हैं, और बल्कि ज्यादा प्लेजर मिलता है तुमसे, तो तुम मुझसे ज्यादा प्लेजर देती हो तो बात करो, पर तुम तो ज्यादा प्लेजर देती नहीं हो। स्लीप एंड जो रेस्ट है वो ज्यादा प्लेजर देते हैं। फिर घमंड किस बात का, अच्छा चलो ठीक है, हमारे सबसे अच्छे बेस्टमैन तुम्हारे साथ चले जाते हैं, तुम्हें लगता है तुमने उनको मार दिया, बट नहीं, ऐसा है नहीं। क्यों, क्योंकि उनकी तो हड्डियां आराम करने चली गई, और उनकी आत्मा है जो, वो क्या है, सोल क्या है, वो मुक्त हो गई। तो इसमें बुरा क्या है, अच्छा हुआ ना। तो तुम किस बात पे कमेंट कर रहे हो, फिर तुमने क्या किया। यू आर स्लेव टू फेट, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यू आर स्लेव टू फेट, तुम तो बल्कि गुलाम हो। किसके गुलाम हो, फेट, किस्मत के, चांस, किंग्स, राजा महाराजा, और डेस्परेट मैन, कहने का मतलब है गुलाम। अब देखो यहाँ पर मेटाफर यूज किया गया है, कह सकते हो उसको क्या बोलते हैं, एक गुलाम की तरह दिखाया गया है किसको, डेथ को। कि अब क्योंकि डेथ कब आती है, जब या तो किसी किस्मत खराब हो, कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, फेट बाई चांस आ गई, या राजाओं में लड़ाई हो गई तो मर गए, कुछ जिंदा रह गए, या डेस्परेट मैन, किसी ने किसी की हत्या कर दी। कहने का मतलब है डेथ आती तब है जब लोग वायलेंस करते हैं, या फिर कोई बीमारी हो जाए, या फिर कोई किस्मत खराब हो, सडनली एक्सीडेंट हो जाए। तो ये सब जो मीडियम से, ये सब क्या है, माध्यम है जिनके द्वारा डेथ आती है, ये फेट, चांस, किंग, डेस्परेट मैन, ये सब है ना। तो बोलते यू आर ए स्लेव, अब देखो कितना डिग्रेड कर दिया, तुम तो गुलाम हो, तुम कहाँ खुद पे घमंड कर रहे हो, यू आर ए स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स, डेस्परेट, तुम तो इन सब की गुलाम हो, बल्कि तुम तो इन सब की वजह से एक्शन में आते हो। अगर ये कुछ करेंगे नहीं, तुम तो एक्शन भी नहीं आओगे, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम तो इनके गुलाम हो। इनके ऑर्डर, जब इनके ऑर्डर मिलते तब तुम जाके बोल सकते हो कि अपना एक्शन लेते हो मारने का। एंड डज विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, और तुम कहाँ पर रहते हो, तुम तो बहुत ही घिनौनी बेकार जगह पे रहते हो, डेथ कहाँ पे, जहर के अंदर, वॉर युद्धों में, सिकनेस बीमारियों में, ये कोई रहने की जगह है, तुम तो इन जगह रहते हो, पॉइजन वॉर सिकनेस। अब बताओ इसमें क्या घमंड करने वाली बात, तुम तो ढंग की जगह भी नहीं रहते, जहर में कौन रहता है भाई, तुम जहर में रहते हो, पॉइजन में, वॉर युद्ध में रहते हो, सिकनेस में रहते हो। कहने का मतलब है ड्वेलिंग प्लेस जिसकी बात हो रही है, कि बिकॉज पॉइजन खाने से इंसान मर जाता है, युद्ध में इंसान मरता है, बीमारी से इंसान मर जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें डेथ का निवास है। इस तरह से दिखाया गया है कि तुम तो इन इन जगहों पे रहते हो, पॉइजन वॉर सिकनेस, ये कोई रहने की जगह है। अब तुम्हें किस बात पे घमंड हो रहा है बताओ, तुम्हारी सारी पोल तो मैं खोल ही रहा हूँ एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। अब देखो तुम कैसे डिफरेंट तरीके से सुला रहे हो हमको। जो पॉपी, जो ओपियम होता है, ओपियम जानते हो ना, अफीम, वो, और पॉपी एक फ्लावर भी होता है पीले रंग का, जिससे भी नशा होता है, तो अफीम से नशा होता है। तो पॉपी और चार्म्स, मतलब ये चीजें तो हमको सुलाती हैं, ये चीजें क्या, कैन मेक अस स्लीप एज वेल, ये भी तो चीज हमें सुलाती हैं। तुम अलग तरीके से क्या सुलाते हो, ये भी सुला देती है हमको तो। एंड बेटर देन द स्ट्रोक, और बल्कि तुम्हारे सुलाने से बेटर ही सुलाती है। अब इंसान मर जाता है तो उसके बाद तो कुछ फील नहीं होता है ना। बेसिकली पॉपी एंड चार्म की बात तो सपने आएंगे, इंसान ख्यालों में खो जाएगा। अब इंसान जो नशे करते हैं, बेसिकली देखो, नशा करना सबसे गलत आदत है एक्चुअली। आप अपना शरीर भी खराब कर रहे हो, और जिंदगी खराब कर रहे हो, पैसे खराब कर रहे हो, सब कुछ खराब कर रहे हो, और परिवार के साथ झगड़े भी हो रहे हैं। बट इंसान क्या बहाने बनाता है कि वो नशा इसलिए कर रहा है कि जिंदगी में बहुत दुख है, तो उस दुख से दूर भागने के लिए वो नशे में डूब जाता है, ताकि जिंदगी की जो रियलिटी है ना, वो उसकी आंखों के सामने से हट जाए एक तरीके से, और उस सपनों में खोया रहे। उस चीज को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर राइटर, कि पॉपी और जो चार्म है ना, वो तुमसे बेटर से लाते हैं, है ना। और कह सकते हो मतलब तुम डेथ के बाद तो इंसान फिर एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, तो उसको कुछ महसूस नहीं हुआ क्या हुआ। बट पॉपी और चार्म के सोने के बाद, मतलब नशे में आने के बाद में, तो वो सपने देखेगा, अच्छे से ख्यालों में खो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि वो तुमसे बेटर चलाते हैं वाई स्वेल यू देन। तो ये सब चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं, इसके बाद में भी तुम किस बात पे घमंड कर रहे हो। वाई स्वेल, स्वेल का मतलब फूल जाना, घमंड से फूल जाना, गर्व से फूल जाना। तुम किस बात पे घमंड कर रहे हो, तुमने ऐसा क्या किया है, मतलब तुम तो मतलब कह सकते हो कि ऊपर से एक एक चीज गिनवा दी,
मैं रेस्ट और स्लीप, वो भी तो सुलाने का काम करते हैं, हम डेली करते हैं, तुमसे बेटर आनंद आता है उनमें, है ना। चलो तुमने माना कि तुमने हमारे बेस्ट लोगों को मार दिया, तुम ले गए उनको अपने साथ में, ठीक है, बट वो कोई मरे नहीं है, तुम ले गए, तुम्हारे साथ चले गए, इसका मतलब वो मरे थोड़ी ना है, वो तो उनकी हड्डियां आराम करने चली गई हैं, उनकी आत्माएं वो मुक्त हो गई है, ये तो अच्छी बात है, इसमें तुम किस बात का घमंड। और तुम्हें घमंड हो रहा है, मैं तुम्हारी पोल खोलता हूँ। देखो, तुम तो बल्कि गुलाम हो, यू आर ए स्लेव टू फेट, चांस, किंग, डेस्परेट मैन, इन सब के गुलाम हो तुम तो। ये अब इसमें कौन सी मतलब प्राउड होने वाली बात है, तुम तो बल्कि गुलाम हो, इनके ऑर्डर पे काम करते हो, है ना। और तुम रहते कितनी बेकार जगह हो, पॉइजन, वॉर, सिकनेस, इस जगह रहते हो, अब इसमें क्या घमंड की वाली बात बताओ। और तुम्हारी और पोल खोलता हूँ मैं। देखो, पॉपियन चार्म, पॉपियन चार्म से भी इंसान को नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं, वो बल्कि वो तुमसे बेटर सुलाते हैं, क्योंकि इंसान अच्छे से सपने देखता है उनके बाद में, जब वो मतलब कह सकते हो कि नशे में होता है तो इन सबको गिनाने के बाद में राइटर फिर बोल रहा, वाई स्वेल यू देन, तो तुम्हें किस बात का घमंड है, ये बताओ मुझे तो। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, वी वेक एटर्नली। वन शॉर्ट स्लीप, शॉर्ट स्लीप, इसमें क्या यूज हो रहा है, असोनेंस हो रहा है, एलिटेशन भी बता सकते हो, बाकी असोनेंस यूज हो रहा है क्योंकि वोवल साउंड चेंज हो रहा है, ठीक है, कि वन श श कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, उसके बाद में वोवल श, ओ एंड स्लीप, स्ली ई और ई, दो वोवल साउंड बदल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, फिर वोवल साउंड बदल रहा है, ये कॉन्सोनेंस है, क्या है, कॉन्सोनेंस, शॉर्ट स्लीप। पास्ट, वी वेक एटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ यू शैल डाई। तो लास्ट की दो लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, कि फिर एक छोटी सी नींद जो गुजर जाएगी। देखो, ऐसा है कि यहाँ पर क्रिश्चियन थ्योरी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी में एक थ्योरी है कि सब इंसान मर जाएंगे, कब्र में रहते हैं, है ना, फिर लास्ट में जब जजमेंट डे आएगा तब भगवान सबको बुलाएगा, तो जो कब्र में पड़े हुए लोग हैं वो सब वापस जाग जाएंगे। तो इसको बोल रहा है वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, वो शॉर्ट स्लीप की, ठीक है, तुमने हमको सुला दिया, हम सो गए, उसके बाद में हम वापस जाग जाएंगे जब गॉड बुलाएगा जब, तो उस फेज को, मरने के बाद को और वापस जागने के फेज को, बीच को शॉर्ट स्लीप बोल रहा है राइटर, कि वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, ये छोटी सी नींद जो तुम हमें दे रहे हो ये गुजर जाएगी, एंड वी वेक एटर्नली, और हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे, एंड डेथ शैल बी नो मोर, और फिर कोई डेथ नहीं होगी, जब हम एक तरह से मुक्त हो जाएंगे, गॉड के सामने होंगे, दोबारा कोई रीबर्थ होगा नहीं, है ना, दोबारा पुनर्जन्म होगा नहीं बेसिकली, तो हम वहां पर कोई डेथ ही नहीं होगी, फिर वी वेक एटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, और वहां पर कोई डेथ नहीं होगी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा डेथ यू शैल डाई, कि उस जगह पर डेथ तुम ही मर जाओगी, मतलब अब डेथ तो मारने का काम करती है, वो खुद ही मर जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पैराडॉक्स, क्या होगा, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स हो गया है। पैराडॉक्स का मतलब देखो, बेसिकली आप बोल सकते हो डेथ यू शैल डाई, कि एक्सपेक्टेड नेचर क्या है डेथ का, लोगों को मारने का, वो खुद ही मर जाए तो ये क्या है, पैराडॉक्स है, कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें एक साथ मतलब नजर आ रही है आपको, कि एक तरफ तो आप बोलते हो डेथ मारती है, दूसरी तरफ खुद ही मर जाए, ये पैराडॉक्स हो गया। तो बच्चों, ये हो गई अपनी पोयम, सिंपल है, कुछ वैसा इसमें है नहीं, ठीक है, एक इजी पोयम है, आपको कोई वैसा कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो मेरे से, बाकी मैंने आपको पूरा ढंग से जितना हो सकता है उतना समझाने की कोशिश करी कि देखो, डेथ बी नॉट प्राउड, ये एक होली सोनेट है। अच्छा, एक चीज तो मैंने बताने भूल गया, मैं भी बेवकूफ हूँ, ये एक होली सोनेट है, और 19 होली सोनेट्स हैं, क्या बोलते हैं, बोल सकते हो जॉन डन की, उनमें से एक पोयम है ये, क्या है, होली सोनेट्स में से एक है ये, 19 होली सोनेट्स में से बेसिकली। तो और सोनेट तो है ही, सोनेट क्या होती है, 14 लाइन की पोएम होती है, चार चार आठ, चार 12, दो 14, तो 14 लाइन की पोएम है, एक सोनेट है और एक होली सोनेट है। तो देखो, मैंने कहा था मेटाफिजिकल पोएम के बारे में स्टार्टिंग बता रहा था मैं आपको ना, उसके फीचर्स, तो अब मैंने पोएम पूरी पढ़ ली है बेसिकली, अब मैं बताता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो देखो, इसने देखो कैसे कंपेयर किया है कि डेथ, डेथ को क्या बोलता है वो, तुम तो स्लेव हो, किसके स्लेव हो, फेट के, चांस के, किंग्स के, डेस्परेट मैन के। अब नॉर्मली हम देखेंगे तो भाई ये दो चीजों का कोई, डेथ वो गुलाम है इनकी, सीधा हमको मतलब कंपैरिजन समझ में नहीं आएगा कि कैसे किस्मत, चांस, किंग, डेस्परेट मैन, इनके गुलाम कैसे है डेथ, मतलब कितना फार फेज, मतलब दो फार फेज थिंग है, आसपास की भी नहीं है, उनको कंपेयर किया जा रहा है एक तरीके से, मेटाफर यूज किया यहाँ पे, है ना। तो मैंने बताया कैसे गुलाम है, कि डेथ कह सकते हो इनके द्वारा आती है, उस तरीके से बोलो डेथ, तुम तो पॉइजन में, वॉर में, सिकनेस में रहती हो, तुम्हारा तो निवास इनमें है ना। तो दो अनकंपेरेबल ऐसी चीजें होती है ना, मतलब उनको कंपेयर भी नहीं कर सकते, उनमें मतलब बेसिकली तुलना की जा रही है। तो इसको बोलते हैं फार फेज्ड इमेज कंसीट्स, एक्चुअल में मेटाफिजिकल कंसीट्स जो है ना, वो इस ऐसी होती हैं कि बिल्कुल ही
ऐसी चीजें जिनकी तुलना की जा रही है आपस में, जिनमें आपस में कोई फीचर्स भी मैच नहीं हो रहे, है ना। फिर वो बोलते हैं डेथ यू शैल डाई, पैराडॉक्स, डेथ यू शैल डाई। पहली बात तो दिमाग में आएगा यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, डेथ तुम्हें ही मरना पड़ेगा। ये तो मतलब बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड की बात होगी कि डेथ यू शैल डाई, कि डेथ जो तो वैसे ही एक बोल सकते हो मेटाफिजिकल चीज है, डेथ फिजिकल वर्ल्ड से परे है ना। और उसके लिए बोल रहे हैं कि तुम्हें मरना होगा। तो ये भी फिर मैंने समझाई कैसे, क्योंकि बताऊं जो दोबारा जन्म ही नहीं होगा तो इंसान मरेगा ही नहीं वहां पर, जब कह सकते हो तो डेथ मरेगा तभी जो दोबारा जन्म होगा, तो वहाँ डेथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसलिए बोल रहा राइट है कि तुम्हें ही मर जाना होगा वहां, तो तुम होगी नहीं वहां, तुम मर जाओगी वहां पर। तो इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा दिमाग, विट, विट यानी दिमाग, दिमाग का इस्तेमाल करना मेटाफिजिकल पोइट्री में ये चीज फीचर्स रहे हैं कि पैराडॉक्स, मेटाफर, सिमिलीज, मेटाफिजिकल कंसीट्स और विट, दिमाग का ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है अक्सर। और अक्सर जो थीम होती है ना वो लव लाइफ इनसे रिलेटेड ही होती है, पोएट्री की, मेटाफिजिकल पोएट्री की जो थीम होती है अक्सर लव लाइफ इनसे रिलेटेड होती है। अब समझ में आया वो मेटाफिजिकल में कि पोएम किस तरह से मेटाफिजिकल है, जो मैं स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने देखा चलो पहले पोएम पढ़ लेते हैं उसके बाद में समझेंगे, क्योंकि तब आपको इजी रहेगा समझाना। ठीक है बच्चों, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसकी क्रिटिकल एप्लीकेशन की होगी। तो आप जब तक इसको समझो, उसमें कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे मैसेज करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।